आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो उस वक़्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एंड उस वक़्त ये वारदात कर रहा था। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं, ये शर्म का मुकाम है। न खान साहब मायूस है, न हम मायूस है। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल जुर्माना, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल सजा और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में बानी पीटीआई की सजा 6 महीने का इजाफा उसमें होगा, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा 3 महीने उसमें इजाफा होगा। और अदालत ने अल-कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले से पहले बानी पीटीआई ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि आज से पहले जो भी फैसले आए, मुझे इनके बारे में पहले से इल्म होता है, मुझे मालूम है आज भी सजा सुना दी जाएगी। इनका बुनियादी तौर पर सोच ये है कि इस किस्म के केसेस से या इस किस्म के फैसले से ये हमारी तहरीक को दबाएंगे। ये इमरान खान को जो है कोई उसको कंप्रोमाइज करवाएंगे। 8 फरवरी को आप सिर्फ एक इलेक्शन हारे थे, आज 17 जनवरी को आज आप इस कौम का एतमाद हारे हैं। आप रियासत मदीना का नाम लेते थे, ये कहां का इंसाफ है कि आपने एक जब्त शुदा रकम जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने आपको दी, जिससे जब्त किया आपने उसी को वापस कर दी, और उसके बस 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली, और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छीपा का ट्रस्ट नहीं था। बहुत सारे जो दानिशवर हैं उन्होंने तो ये बहस ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की सजा है, हाई कोर्ट रिलीफ देने को है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देने को है, इसमें क्या मसला है। तो वाकई ये बात दुरुस्त है। अगर कोई सजा हो गई है तो इससे क्या मसला है, फिर क्या प्रॉब्लम है। ये तो ट्रायल कोर्ट है, अभी तो हाई कोर्ट जाना है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, और ये कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं है। सारे पूछ ये रहे हैं कि अगर ये सज़ा है तो फिर मुज़ाकरात कितनी, उसको कितना डैमेज है। दूसरी तरफ जो हाई प्रोफाइल लोगों से और ताकतवर तरीन लोगों से, तहरीक इंसाफ के ताकतवर तरीन लोगों की मुलाकातें भी हैं, तो ये फिर आप फ़ाइनल क्या देख रहे हैं, फ़ाइनल नतीजा फिर क्या देख रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं और लड़ाई भी होती है। वो चीन के बड़े मारूफ स्कॉलर थे, वो कहते थे कि फ़ाइट फ़ाइट एंड टॉक टॉक, ठीक है। तो जो लड़ाई है वो अपनी जगह जारी होती है और मुज़ाकरात अपनी जगह होते हैं। लेकिन सज़ा के साथ साथ ये भी आप देखिए कि खान साहब की जो जमात है PTI, वो बॉक्सिंग बैग बनी हुई थी, एक पंचिंग बैग बनी हुई थी। अब वो पंचिंग बैग नहीं हो रही। आप देखें शुरू कहाँ से हुआ। 9 मई ऑनवर्ड्स PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ। उनके लीडर्स को पकड़ते थे, वो लीडर्स आते थे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मजम्मत करते थे 9 मई की, और 9 मई की मजम्मत के बाद क्या करते थे, वो जैसा कहा जाता था वैसा वो करते थे। दूसरी सूरत हाल ये थी कि जो माफ़ी नहीं मांगते थे, मजम्मत नहीं करते थे, उनके ऊपर पर्चा हो जाता था, गिरफ्तारी हो जाती थी, वो अंदर बैठे हुए थे। यही थी ना। और अब सूरत हाल बदल चुकी है।
अब मुज़ाकरात जो है, पहले मार की फ़ेज़ था, मार से खामोशी का फ़ेज़ आया और ख़ामोशी के बाद अब आमने सामने सीटों पर बैठ गए। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क तो आया है इसमें। तो खान साहब को तो देखें ना, ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई थी। अगर खान साहब को रिलीफ देना हुआ तो वो तो हाई कोर्ट भी आगे मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो तो किसी अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि भाई मुज़ाकरात का ट्रायल कोर्ट की सज़ा से क्या लेना देना। जी, लेकिन एक चीज़ का लेना देना तो है कि जैसा वो कहते हैं कि वो बरीयत वाली तरफ चले जाए, उन पे कोई जितने भी केसेस हैं उनमें बरीयत हो चुकी है, तो फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसे लेजिटिमेट रखने के लिए ट्रायल कोर्ट की सज़ा आ जाती है। तो इसका मतलब है कि वो अभी अंदर ही हैं। खान साहब अभी अंदर ही हैं और खान साहब का जो रवैया है या उनका अंदाज़ है वो देखा जाएगा, उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि खान साहब आपको पता है रिसेंटली, अनटिल रिसेंटली भी वो एक तरफ मुज़ाकरात उनके लीडर्स कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खान साहब बदस्तूर वो जो है फायरिंग उन्होंने ओपन की हुई थी जो इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप लीडर्स हैं उनके ऊपर, टॉप ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ऊपर। तो अब मेरे ख्याल में ये देखा जाएगा कि अगर खान साहब जो क्रिटिसिज्म है वो बंद नहीं करते, अपना अंदाज़ जो है वो उसमें तब्दीली नहीं लेके आते, तो फिर मेरे ख्याल में बात आगे प्रॉपर डील की तरफ चले जाएंगी और जो बाद में पावर शेयरिंग फार्मूला उसकी तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी तो मामला कुछ हो रहा है। अभी तो ये है कि अभी इनको रिलीफ़ चाहिए, रिलीफ़ के लिए कुछ पैरामीटर्स सेट कर दिए गए हैं, उन पैरामीटर्स पर अमल होगा तो खान साहब को हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिल सकता है। अल कादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं और बात एक ट्रस्ट की है। ये कोई ज़ाती ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कोई ज़ाती यूनिवर्सिटी है, ये ट्रस्ट का है। अगर केस के ट्रायल की बात करें तो 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माली रेफरेंस था, जिसको 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में दायर किया गया। मुल्जिमान पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद होना थी और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। इमरान खान के वकला की जानिब से गवाहान पर जिरा की गई थी। केस के अहम गवाहान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और जुबैदा जलाल शामिल थी। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 जजेस भी तब्दील हुए। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई ने 38 समाअतों के बाद जिरा मुकम्मल की। मुल्जिमान को 342 के बयानात मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत ने 15 मौके फराहम किए। मुल्जिमान ने अपने दिफा में कोई गवाही पेश नहीं की। अल कादिर में अब देखें सीधा सीधा उनका मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ये नैब का केस बनता ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का अगर करें तो उन्होंने कहा कि नैब तरमीम में तो काबीना के फ़ैसलों को इस्तिस्ना दिया गया है। 190 का टैग लगाकर ट्रस्टी को बदनाम करके सज़ा देने की बातें हो रही हैं, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। और अल कादिर जो ट्रस्ट नैब का केस है, नैब का केस तब बनता है जब ज़ाती फ़ायदा उठाया जाए। पैसा तो हुकूमत का होता है। उन्होंने बताया ये सारा जो उसका है। आपका क्या इसमें है? इसमें क्या ऐसा है कि इसमें सज़ा भी है और मसाइल भी हैं? इसमें बहुत सारी ऑडियोज़ भी आई। एक ऑडियो वो आई जिसमें ताले खुलवाने की बात हुई, कुछ हीरे की अंगूठियों का जिक्र आया, मुबैना तौर पर बहुत सारी बातें। आपका क्या टेक है? देखिए, 2 बातें इसमें। एक बात तो ये कि केस वाकई बनता है या नहीं, तो मेरे ख्याल में केस तो बनता है। दूसरी बात यह है कि केस बनाने वालों की नीयत के क्या वाकई वो उन्होंने केस इस नीयत से बनाया कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, तो मेरे ख्याल में नीयत भी ठीक नहीं है। केस के जो 2 बड़े फरीक थे, एक वो जिसने फ़ायदा दिया है और दूसरा वो जिसने फ़ायदा लिया है। फ़ायदा क्या था? वो फ़ायदा था ये जेलम के करीब जो जगह है सुआवा, वहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन हासिल करना। वो बुशरा बीबी और खान साहब के ट्रस्ट नाम पर है वो ट्रस्ट, उसमें ये बेनिफिशरी हैं, उस ज़मीन के मालकान वो हैं। तो वो ज़मीन किसने दी थी इनको? वो उस बंदे ने दी थी जिन्हें 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो फ़ायदा वो दिया गया, क्योंकि वो पैसे आउट ऑफ द कोर्ट टर्न हुए थे, आउट ऑफ द कोर्ट तय हुए थे हुकूमत पाकिस्तान के पास आना। और हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो पैसे हैं वो ऑलरेडी जो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें जाके सेटल कर दिए। तो मेरे ख्याल में वो तो फ़ायदा देने की भी बात मौजूद है और फ़ायदा भी मौजूद है। लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं? आपने किया ये है कि जिसने फ़ायदा दिया है और उसके एवज़ फ़ायदा लिया भी है, उसको आपने छोड़ दिया है
और जिसने ज़मीन का जो टुकड़ा फ़ायदे में लिया है उसको आप सज़ा दे रहे हैं, तो इसको अगर सज़ा मिल रही है तो फिर उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि उसका नाम ECL पे हो और उसके बावजूद वो फैमिली समेत बाहर चला जाए। बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी ट्रायल एहतसाब अदालत ने, जबकि बानी PTI की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, जबकि मुल्जिमान की दरखास्त पर बरीयत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले का इख्तियार दिया था। मुल्जिमान की जानिब से 16 गवाहान को अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। नैब की जानिब से 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस ट्रायल में हिस्सा लिया। रेफरेंस के कुल 8 मुल्जिमान थे, जिनमें 6 बैरून मुल्क फरार हैं। सिर्फ बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रायल का सामना किया। 6 जनवरी 2024 को अदालत ने फरत शहजाद गोगी साहिबा, जुल्फी बुखारी साहब और शहजाद अकबर साहब समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। उनकी सजा होती है। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरून खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान भी लेना चाहते हैं। जो 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है PTI, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है। मंडे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन नजर आएंगी। बड़े अहम तरीन लोग हैं, उनको पता है पहले से कि ये सज़ा होनी है और इतनी होनी है। ये कैसे पता चल जाता है, ये भी मुझे प्लीज़ आप गाइड कीजिए। देखिए, ये फैसल वाडा हैं, उनमें एक अहम रहनुमा जो कि अक्सर आके तकारीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि जी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। हाँ। तो फैसल वाडा किसके करीब है? वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अगर आप ये समझते हैं कि फैसल वाडा की कोई जमात है, पीपल्स पार्टी या इससे पहले तहरीक इंसाफ या नून लीग, तो उनकी जमात कोई नहीं, उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट में होने की वजह से ही उन्हें बाकी जो सियासी जमातें हैं वो बुलाकर टिकट भी दे देती हैं। ठीक है। उनकी ख्वाहिश होती है वो जिस पार्टी में जाना चाहे उस पार्टी की जा सकते हैं। टिकट जो है वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो फिर वो जो बातें होती हैं, ये वो लोग होते हैं, देखिए पहले ज़माने में होते थे पीर साहब पगाड़ा। पीर साहब पगाड़ा जो होता वो थे गैर एलानिया तौर पर हमारी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के वो नुमाइंदे, और बल्कि उन्हें कहा जाता था कि वो सिविलियन कोर कमांडर हैं फ़ौज के। तो अब बदल गया वक्त, अब फैसल वाडा हो गए और इन जैसे एक आध और भी हैं, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका मौक़िफ़ बयान करते हैं, और जो TV के एंकर्स हैं या मीडिया वाले हैं वो उनकी बात इसलिए कान लगाकर सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वो नहीं बोल रहे, उनके पीछे उनके बीच में उनका यार बोल रहा है। वो मैं नहीं बोल दी, मेरे बीच मेरा यार बोल रहा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में जब हुकूमत की जानिब से एलामिया पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस टॉक भी की गई मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से, तो वहाँ गवर्नमेंट ने बताया कि हम पर तो चार्जशीट है। तो फिर इन सजाओं का उस चार्जशीट के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, या फिर अब मुज़ाकरात का जो खेल था उसे शायद तातुल का शिकार होना भी पड़ सकता है। इंशाल्लाह दिस विल गो, खान विल नॉट गिव अप। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ने तो कह दिया कि 1-on-1 मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर भी साथ थे और उन्होंने कहा कि 1-on-1 मुलाकात जो है वो हम कैसे बताएं आपको कि 1-on-1 मुलाकात में क्या होता है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या कोई गारंटी दी गई, कोई रिहाई के मुतालिक बात हुई, कोई मुतालबात आपने पेश किए, या आपसे कहा गया कि आप 3 साल चलने दें, गवर्नमेंट टॉपल ना करें, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक ना चलाएं, इमरान खान अगर बाहर भी आ जाएं तो फिर वो हुकूमत के लिए किसी तरह का कोई ख़तरा ना बने, तो इन बातों का क्या जवाब था, ये भी ज़रा देखिए। 1-on-1 क्या बात हुई जी? मुज़ाकरात की बात तो यहाँ हो रही है। आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 क्या बात हुई? 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली? क्या देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना ये क्या बातें हैं यार आप। मतलब खान की रिहाई को लेकर कोई बात हुई उसमें? खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, इंशाल्लाह हम उस पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खान जल्द रिहा होंगे। नहीं तो आर्मी चीफ ने कोई गारंटी दी कि रिहा हो सकते हैं? नहीं, आर्मी चीफ तो ऐसी गारंटी नहीं देंगे। देखिए हम तो किसी से कोई ऐसी चीज़ मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए ही इंशाल्लाह अपना इंसाफ लेंगे। हमारे पे जो FIRs हैं, जो हमारे पे पर्चे हैं, सारे जेली हैं। तो आपने बेसिकली आपको कहा गया कि 3 साल खामोश रहे तो ठीक है। खामोश क्यों रहे? खामोश हम क्यों रहेंगे? खामोशी वाली कोई बात नहीं है
पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान ने हुकूमत को टॉपल ना करें, 3 साल रहे खामोश तो रिहा कर देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अपने सियासी जो हमारे हकूक़ हैं आइन में टॉपल करने के, अपना आइनी जो हक है, सियासी हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इमरान खान साहब को ब्रीफ किया आपने आर्मी चीफ से जो मीटिंग हुई आपकी? मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे अभी। यहाँ को पैगाम रसां के जरिए भेजा हो राब्ता? सही वाला काम मैं नहीं करता, पैगाम सही पहुंचता भी नहीं है और आता भी नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी में जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है वो इंतहाई दिलचस्प है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बने और वो कमीशन 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे। वो कमीशन जो है ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे बल्कि उन फुटेज का तज़किरा भी मौजूद है जो डिमांड तहरीक इंसाफ करती है। और फिर साथ साथ उसमें इमरान खान की 9 मई को लेकर गिरफ्तारी का तज़किरा भी है कि उसकी इन्वेस्टिगेट की जाए। हाई कोर्ट के अंदर रेंजर्स कैसे दाखिल हुई उसकी तहकीकात की जाए। 26 नवंबर को जो डी चौक के वाक़यात थे उनकी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। ये सारी बातें गवर्नमेंट जो है इस पर रिटर्न रिस्पॉन्ड क्या करेगी और गवर्नमेंट के पास कितना मार्जिन होगा इसमें रिटर्न रिस्पॉन्ड करने का, और वो रिटर्न रिस्पॉन्ड के बाद तहरीक इंसाफ जो रिस्पॉन्स गवर्नमेंट करेगी, तहरीक इंसाफ फिर कहाँ खड़ी होगी। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है जिसे देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले जो है वो आपको जारी किया। इसका जो जवाब है उसके मतलब एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। आज अगर 2 महीने बाद भी ये लिस्ट जिसमें इनका वादा था कि हम आपको लिस्ट देंगे उन लोगों की जिनको हलाक किया गया, 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये जो है वो मास वाइफ प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। इरफान सदीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की टॉक के बाद जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं वो भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ये जो प्रेस टॉक की गई है ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी है और इनका ख्याल था कि हम असीरान का नाम देंगे और असीरान का जब नाम इनके सामने पेश किया जाएगा तो ये NRO का बयानिया बना देंगे। तो ये उन्होंने अपनी बात करते हुए गवर्नमेंट की कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया। तो फिर ये बात, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सर्द मौसम है इस्लामाबाद का, ये सर्द मौसम इन मुज़ाकरात को और ज़्यादा गर्म कर देगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बयान की गई जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये अज्यूम कर लिया गया कि जब हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर देंगे तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे NRO का, वो तो खुद तबाह हो गया। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत बड़ा नाम है, इस वक्त बहुत पॉपुलर शख्सियत बन चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कह दिया था कि हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता उनके मानने की तरफ चले गई और गंडापुर साहब ने तो बात कह दी, उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है। KP में होने वाली मुलाकात में जो लोग शामिल थे उसमें तो 4 साबिक वज़राए आला भी शामिल थे और फिर इनकी 1-on-1 मुलाकात भी शामिल। तो फिर बेसिकली बात किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। आज इमरान खान से क्या बात हुई जी आपकी? आप अडियाला में मिले? मैं अडियाला जेल जाता हूँ रूटीन में। अडियाला जेल में जब खान साहब से मुलाकात होती है तो पार्टी की भी बातें होती है, उनके केसेस के सिलसिले में भी बात होती है, हम इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं। और आपने ब्रीफ किया जी जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ। उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर?
मैं सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएँ जाऊँ, मैं बाएँ जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। तो आर्मी चीफ ने कोई बताई जी अपना रिहाई के लिए कोई बात ऐसी, यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन हुआ जो नहीं, खान साहब खुद कोई चीज़ ना करे तो मैंने कभी नहीं किया और आपने देखा है कि ये मेरी आदत है। आप कह रहे हेलीकॉप्टर पे आप बड़े अच्छे तरीके से हेलीकॉप्टर नहीं मैं नेवर एवर आई हैव गॉन, नेवर एवर हैव आई गॉन टू। खान साहब ने खुश हुए जी आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद? खान साहब ने आ गई आपके अंदर की क्या है? खान साहब का क्या पैगाम आप लेके गए जी? वो दिन याद कीजिए जब मरवत साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद है और ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब आपके मुंह से नार ही नार है, गुल तो गिरते नहीं हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात सुनी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी उस बात को सुना और अयाज सादिक साहब ने भी उस बात को बड़े गौर से सुना और फिर एक माहौल बन गया मुज़ाकरात का। और ये मुज़ाकरात की कमेटी और उसकी रिटर्न डिमांड्स को आप एक सेकंड के लिए अगर भूलें तो उस दिन के हालात देखें तो कितना बेहतरीन माहौल था, कितना ज़बरदस्त माहौल था। मरवत साहब जो हैं शो कॉज उन्हें हो चुका है, वो मीडिया पर नहीं आ रहे। बाकी लोग जिन्होंने रिटर्न में मुज़ाकरात करने थे, रिटर्न में लिख के देना था, उन्होंने लिखते हुए जो हुकूमत पर जितने भी इल्ज़ामात अपोजिशन लगाती है वो सारे लिख डाले। कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं जो हुकूमत जो अपोजिशन की तरफ से, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर ना लगा हो। तो फिर बात किधर जाएगी, मुज़ाकरात किधर जाएंगे, इनका मुस्तकबिल फिर क्या होगा? इन सारी चीज़ों का जो स्टेबिलिटी के साथ लिंक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो फिर क्या ख्वाब रहेगा, ताबीर हो जाएगा, मुज़ाकरात को नज़र लग जाएगी या इसी तरह चलता रहेगा? जरदारी साहब तो वैसे भी मतलब बादशाह आदमी है, एक गुलदस्ता ही भेज देते खान को। खान साहब ने गिला किया मुझसे कंबल ले लिया सर्दियों में, तो ये नवाज शरीफ नोटिस नहीं ले सकता था? मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की मसनद पे बराजमान है, जब खान से एक्सरसाइज मशीन ली तो कितनी अच्छी लगती अगर वो हिदायत दे देती कि आज ही आज जो है मशीन पहुंचा दो, क्या बिगड़ जाता किसी का। मैं मरवत साहब से गुफ्तगू कर रहा था तो मरवत साहब कह रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कह रहे थे फ़हाद क्या फ़र्क पड़ता है, जरदारी साहब गुलदस्ता भेज देते इमरान खान साहब को, क्या फ़र्क पड़ता है? मरवत साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी जब वो बता रहे थे कि मुझसे वो मशीन ले ली गई है जिसमें वो साइकिलिंग करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता था, फौरी मशीन आ जाती, उस पर कोई रद्द-ए-अमल वो दे देती, इस तरह का वो सारी बातें। और उनको कुछ बात नवाज शरीफ के बारे में भी उस तरह कर रहे थे। तो मरवत साहब के यहाँ शायद चीज़ों को लेकर कुछ और तरह की आगाही है शायद, या वो कुछ और अच्छे तरीके से या और अच्छे फ्लेवर से वो चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए जी, मरवत जो है वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं। आम तौर पे सोशल मीडिया में उनका एक रंग कुछ और है। मेरे ख्याल में कि उन्होंने पॉलिटिक्स की या पावर जो है, पावर कॉरिडोर्स को उन्होंने करीब से देख लिया है। जब रियल पावर जहाँ पे लाया करती है उनको बड़े करीब से देख लिया है और उनने ये भी पता चल गया कि रियल पावर के हाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनके घर पे भी हैं। तो जो शेर अफजल मरवत है वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए सबसे पहले अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं उनका भी मानना था कि शायद उनको दीवार से चुनवाने का जो सिलसिला है उसे रुकना चाहिए और उनका बार बार कहना था कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें तो इन सारे मामलात की माजी में कनेक्टिविटी भी नज़र आई, बहुत सारे वाक़यात वो माजी के भी सुनाते रहे। एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी ये भी ज़रा देखिए। मुझे सर बताइए कि आप देखें अभी तो अपोजिशन लीडर हैं, कल कल को अपने प्राइम मिनिस्टर भी लगना है, तो मुझे सिर्फ इमरान खान साहब हैं। नहीं वो भी तो कह सकते हैं कि उमर अयूब साहब इस दफ़ा भी तो आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। नहीं वो सिर्फ कैंडिडेट तक हद तक उधर ही रखिएगा। मेहरबानी होगी आपकी बहुत, कैंडिडेट के हद तक। अच्छा सर, मुझे अब जानना भी ये है कि मुज़ाकरात आपको कोई इसमें कोई बेहतरी की रमक नज़र आई है या कोई कांटे सिलसिला चुनने का सिलसिला आपके गिर्द कम हुआ है, या आपको लगता है कि उसी तरह दीवार से लगाया जा रहा है और आपको अनारकली बनाया जा रहा है? नहीं, सबसे पहली चीज़ ये है जी, कांटे भी बिखरे हुए हैं, मज़ीद तेज़ हो रहे हैं, दीवार के अंदर मतलब वो धकेल के और चुनाई भी कर रहे हैं, पर फिर भी हम लोग मतलब मुज़ाकरात के सिलसिले को इसलिए अहमियत देते हैं क्योंकि चीज़ें आगे मुज़ाकरात के ज़रिए जानी चाहिए, पर उस पर कंडीशन एक है
कि दूसरी साइड की तरफ से वो अंग्रेज़ी में कहते हैं देव गॉट अ लॉट मोर टू लूज़, कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो नुकसान हुकूमत का ही होगा। हमारा क्या है, हम लोग तो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। ऑपोजिशन का कभी मुज़ाकरात में जो है वो लूजिंग एंड पे नहीं होता। लूजिंग एंड पे जो होता है जिसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो हुकूमत का होता है। और हमारी डिमांड्स बड़ी सिंपल है, असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक। नंबर 2 कमीशंस 9 मई का और 26 नवंबर के कमीशंस बनाने, सच का सच सामने आना चाहिए। नहीं, भुट्टो साहब के मुज़ाकरात जब नहीं चल सके थे और बात डेडलॉक का शिकार हो गई थी, मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे, तो उसके बाद पूरे मुल्क ने भुगता और फिर वो तख्तादार पे भी झूले, इस तरह के हालात भी बने। तो माजी के हालात से कोई इन मामलात की आपको कनेक्टिविटी कभी नज़र आई, या रात ख्वाब में आपको बड़े लोग मिले हों, उन्होंने बताया हो कि यार ये माजी के हालात भी देखें ज़रा, या आपको लगता है कि सब ठीक है, रावी चैन लिखा है? नहीं, अभी ये थोड़ी देर पहले आज का मैं हमेशा डॉन अखबार में वो 50 ईयर्स और 75 ईयर्स पहले का वो एक छोटा सा दिखाते हैं, तो मैं भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का उस वक्त के टाइम का बता रहा था कि वो एयर मार्शल मरहूम असगर खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। उन दिनों में मेरे वालिद साहब भी और एयर मार्शल असगर खान साहब ने मूवमेंट शुरू की थी मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। तो वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट अभी भी हो रही हैं, एग्जैक्टली वही उसी तरह चीज़ जा रही है और इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आप कहते हैं पैटर्न तकरीबन सेम है? तकरीबन पैटर्न सेम जा रहा है, एग्जैक्टली सेम। मैंने बात ही कर चुका हूँ कि इसका फ़ायदा कोई थर्ड फोर्स ले जाएगी। क्या चल रहा है इधर? मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी हैं, उधर बिग बॉस से मुलाकातें कर रहे हैं सारे, ये चल क्या रहा है? और मेरे से गौर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब की बात के बगैर और उनके हुक्म के बगैर मैं तो खांसता भी नहीं हूँ। देखिए, वो तो पार्टी के इस वक्त अबूरी चेयरमैन है और उन्होंने बात की है तो हमें उनकी बात का एतबार भी है, लेकिन अभी तक खान साहब की तरफ से इस पे सिर्फ मीडिया के सामने 1-2 बात हुई है, कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनका उस पर रिएक्शन नहीं आया है कि वो इस हवाले से क्या सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और हम जमहूर पे, आइन की बालादस्ती पे, पार्लिमान की बालादस्ती पे यकीन रख रहे हैं, बावजूद इसके कि हम इस हुकूमत को इलिजिटिमेट हुकूमत मानते हैं जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़ी है, आवाम की तायद से महरूम हुकूमत है। लेकिन मुज़ाकरात में तो ऐसा कोई नहीं है आपका, वो 8 फरवरी में भी आप खामोश हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी आप खामोश हैं। तो अगर कल खान साहब की ट्वीट देख ले तो उसमें तो खान साहब ने पूरी पार्टी को ये हिदायत की है कि आइंदा आने वाले 8 फरवरी को हम योम सियाह के तौर पर मनाएंगे, पूरे पाकिस्तान में जल्द से जुलूस होंगे, हमारा एक अजीमुशान प्रोग्राम सवाबी में होगा जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की पूरी क़ियादत भी शुरू होगी, अजीज़ साहब समेत सारी क़ियादत शरीक होगी। हम कल से पूरी पाकिस्तान की दूसरी अपोजिशन की सियासी जमातों से भी मिलने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कल हमारी शाखाना अब्बासी साहब से भी मुलाकात हो रही है, आने वाले दिनों में मौलाना साहब के साथ भी हमारी एक इंगेजमेंट तय है। तो हम इंशाअल्लाह खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान को जो एक सरजमीनी भी आइन बनाया गया है और गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, इसके ख़िलाफ़ सब जमहूरी क़ुव्वतों ने एक साथ मिल के इकट्ठे। अब क्यों नहीं खराज तहसीन पेश करते ब्रिस्टो गौर साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को? इतनी सर्विसेज हैं उनकी, इतने बेचारे कहाँ से आपके लिए ठंडे पानी के चश्मे ढूंढ के ला रहे हैं, और आप देखें मान ही नहीं रहे बातों को, और सारी की सारी तहरीक इंसाफ हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाती है। क्यों नहीं? मैंने तो आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, जमहूर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी करेगी हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम पूरी पार्टी उस चीज़ के पीछे खड़ी होगी, और यही इमरान खान साहब का विजन भी है। पॉलिटिकल रीडिंग रखने वाले जितने भी लोग हैं वो माजी के हालात के साथ मुमासलत लाजमी कायम करने की कोशिश करते हैं, वो माजी के हालात से कुछ जायशा खींचने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो क्या था, जब मरियम बीबी जेल में थी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक साहब, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद और बहुत सारे लोग, शहबाज शरीफ समेत, जब ये सारे लोग जेल में थे तो फिर क्या होता था? फिर ज़ुबानबंदी हो जाती थी, तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट भी होती थी। यहाँ ज़ुबानबंदी भी नहीं है और डेवलपमेंट पे भी फुल स्टॉप फ़िलहाल लगा हुआ है। और अगर डिफेंस एनालिस्ट को जितने भी लोग कवर करते हैं उनसे पूछें कि क्या हालात हैं, तो वो कहते हैं जी इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, वो ये बात कर देते हैं। तो बेसिकली चल क्या रहा है, हालात हैं क्या? एक बड़ा दिलचस्प फीचर था, उसमें आपने लिखा था कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कैसे किया जाएगा,
और फिर फ़लाँ जगह स्टेज सजेगा, वो एक तकरीर करेंगे और फिर अडयाला के अंदर चले जाएंगे और वो चाहते हैं कि लाखों लोगों के मजमे में वो गिरफ़्तारी दें वगैरह वगैरह। तो अगर इमरान खान साहब के अब की सियासत को आपसे पूछने की कोशिश करें, या जो डॉट्स आप सारा दिन कनेक्ट करते हैं, वो जो हमें नहीं बताते, किताब के लिए संभाल रखते हैं, उन डॉट्स में से कुछ अगर आप शेयर कर सकें तो क्या चीज़ें आप बता सकते हैं कि अगला मंजरनामा क्या होने जा रहा है? देखिए, ये बातें तो बड़ी चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आती हैं कि ये जो सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में परमानेंट नहीं होती, चीज़ें बदलती रहती हैं। आपने और हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ किसी ज़माने में कहा करते थे कि वर्दी मेरी खाल है। आपने और मैंने देखा कि जनरल मुशर्रफ का बड़ा मशहूर बयान था और उनके वज़ीर इत्तलात शेख रशीद साहब होते थे, वो कहते थे ऑन माई डेड बॉडी, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर का किरदार ख़त्म हो गया है, ये कहा करते थे। तो फिर आपने और मैंने देखा कि उन्हीं मुशर्रफ साहब की मौजूदगी में बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, उन्हीं की मौजूदगी में नवाज़ शरीफ वापस आए, उन्हीं की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, उन्हीं की मौजूदगी में उनकी हयात में नवाज़ शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बने। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, वो सारी चीज़ें एक तरह नहीं रहती। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर जो बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी हेल्थ उनके साथ है तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। हेल्थ इज़ ए थिंग, और मेरे ख्याल में काफ़ी हेल्दी हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हेल्थ उनकी है तो ये चीज़ें वो बदलने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं बदलेंगी तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो ख़ुद खान साहब के रवैये के ऊपर आयद होगी। सवाल ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो पसे पर्दा भी हो रहे हैं, या मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान हो रहे हैं। मसलन जहां अयाज सादिक साहब राइफरी के तौर पर बैठते हैं या अंपायर की सूरत में बैठते हैं, और मुज़ाकराती कमेटी को, अपोजिशन और हुकूमती कमेटी दोनों को मॉडरेट करते हैं एज ए मॉडरेटर, और उनकी डिप्लोमेसी से बात आगे बढ़ती है। क्या यही मुज़ाकरात हैं या कहीं और भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? पसे पर्दा भी कुछ सरगोशियाँ हो रही हैं, और अंधेरे में भी बहुत सारी ऐसी रोशनी की किरणें हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स तक नहीं पहुंचती, शायद हम तक नहीं पहुंचती, शायद किसी तक नहीं पहुंचती। मुज़ाकरात का आप क्या देख रहे हैं? और आज जैसे कि उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी बता रहे थे कि कुछ रिटर्न में भी आपके पास डिमांड्स हैं, तो कोई ऐड भी की हैं या वही जो प्रेस रिलीज़ लास्ट टाइम पढ़ी गई थी, इरफान सदीकी साहब ने एक प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुनाई थी, उसी तरह का प्रेशर है या कुछ उसमें कोई चेंज भी है डिमांड्स में? नहीं, बस डिमांड वही है जो हमने ये कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस या सीनियर तरीन जजेस के तहत हो, और हमने इसमें ये भी रखा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ना उस पर हमारा इत्तेफाक हो। तो हमने वही मुतालबात रखे हैं जो हमारे पहले मुतालबात थी कि जो हमारे जितने प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग जो है ना इमरान खान और उसकी रिहाई, और जो कमीशन है उसकी नोटिफिकेशन। अच्छा, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला भी सर जारी है, या आप समझते हैं कि ये जो कमेटियाँ मुज़ाकरात कर रही हैं बस यही हरफ आखिर है और किसी जगह पे, किसी कोने खुदरे में, किसी खुफिया मुकाम पे कोई किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा? नहीं, देखिए, हम जो कर रहे हैं पब्लिक में कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, और यही हमारी मुज़ाकराती टीम है, और इसको इमरान खान ने जो है मैंडेट दिया है। बाकी कोई इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन चलती है बिल्कुल गलत है, और हमारी जो भी मुज़ाकरात होगी इस कमेटी के जरिए होगी। और बैरिस्टर साहब के हवाले से भी आई, चेयरमैन हैं इस वक्त, कि उनकी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, और कोई 1-on-1 मुलाकात की भी शुनीद आई। हैदर शराजी हैं, बड़े स्टार जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट जड़ मारा, उन्होंने कहा जी कि 1-on-1 मुलाकात भी है। तो इस पे क्या टेक है आपका? कोई ऐसा हुआ जी, कोई बात ऐसी हुई? नहीं, इसके बिल्कुल कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात ज़रूर हुई जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो सिक्योरिटी के हवाले से था, अदरवाइज़ कोई जो है ना 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। तो अभी आपको लगता है कि ये आपने कहा कि हमारी खान से मुलाकात करवाएं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, वो इस तरह की बात तो ना मानी गई, और दीगर भी कुछ बातें होती हैं तो वो कहते हैं ये मुज़ाकराती कमेटी से करें जाके। तो क्या हर्डल्स आपको फेस करना पड़ रही हैं, या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके रास्ते के जितने कांटे हैं उसको समेटने का बंदोबस्त हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? देखिए, सबसे पहले जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात आगे बढ़ाए, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है।
जो हुकूमत जो है ना, हम तो बहुत खुले दिल के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कोई तरीका करे कि ये मुल्क जो है ना इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से और ये जो सियासी जो बहुत ज़्यादा जो पोलराइजेशन है इससे निकल जाए। तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे लीडर इमरान खान ने भी रोल प्ले किया है। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कितना संजीदगी से लेते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की खातिर वो क्या इक़दाम करते हैं। आपकी इमरान खान साहब से लास्ट मुलाकात कब हुई जी? अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। क्या बात हुई, जो ऐसी बात जो आप बता भी सकें? नहीं, बस यही है ना कि उसने कहा कि जो हमारे मुतालबात है, मैंने इसलिए कम मुतालबात रखे हैं ताकि हुकूमत को मौका मिले कि वो आगे बढ़े। मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे लिंक्ड है तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और इन्हीं मुज़ाकरात से मशरूत है और लिंक्ड है बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब का मुस्तकबिल और इन्हीं सारी चीज़ों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लिंक्ड है और पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम या बैलेंस या तवाज़ुन ये भी इन्हीं के साथ लिंक्ड है। तो फिर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो डेवलपमेंट का दर्जा रखती हो, जो इंतहाई अहम हो, ऐसे सिम्टम्स जो आपको दिखाई दें कि शायद मुस्तकबिल में कोई नया उफ़क़ तलाश किया जाएगा, नया रास्ता निकलेगा, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? या ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और गवर्नमेंट उसी तरह चलती रहेगी? राना सनाउल्लाह साहब से हमने पूछ लिया कि ये रेड कारपेट जो है ये तो किसी नीचे से भी सिरक सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हुकूमत के नीचे से, पाँव के नीचे से रेड कारपेट छीन लिया जाए, खींच लिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? कैसा रहा जी आज का दिन, कैसा रहा? ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें फिर आपके साथ बात करेंगे। कोई अपना आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हुई, गंडापुर साहब की भी और ब्रिसर गौर साहब की भी? ये तो इस पे मैं कह रहा हूँ कोई रेड कारपेट कहीं सिरक ना जाए, पक्के पैर हैं ना आप लोगों के? कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी ये दरख्वास्त है कि हम ये इनको रिहा किया जाए। कानून की जो वो है हुक्मरानी उसमें हम यकीन रखते हैं और खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, इसमें कोई एक फरीक जो है वो अगर बड़ी हठधर्मी से काम ले तो उससे फिर ये होगा कि फिर जो सियासी अदम इस्तेकाम का एक सिलसिला जो पिछले 2 साल से चल रहा है वो मज़ीद उसमें शिद्दत आएगी। मुज़ाकराती कमेटियाँ इनका मुस्तकबिल क्या है? और फिर ये तो गए भी, उन्होंने कहा कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमारी बात करवाई, ये क्या करवाते हैं, हमें ओपनली बात भी नहीं करने देते, ये क्या? देखिए, मुज़ाकरात 2 लेवल पे हो रहे हैं। एक वो मुज़ाकरात हो रहे हैं जो पसे पर्दा हो रहे हैं और एक वो मुज़ाकरात हो रहे हैं जो अयाज सादिक जिनको लीड कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत भी अपोजिशन भी है। लेकिन असल मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जिसमें PTI है और इस्टैब्लिशमेंट है। वो मुज़ाकरात जब किसी नुक्ते पर या अंजाम तक पहुँचेंगे तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही है वो उनको अम्ब्रेला दे देगी। तो यूँ आपको भी और मुझे लगेगा कि जिस तरह इन्होंने को बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली, फतह शायद किसी और सतह पर होगी या शिकस्त किसी और सतह पर। आप कोई आइडेंटिफाई कर सके हैं कि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब के अलावा, अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी भी शायद, ये कोई मेन की प्लेयर्स हैं? 3 प्लेयर्स तो यही हैं, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर। लेकिन इनके साथ जो शिबली फराज हैं, अहमद फराज साहब के बेटे, इनकलाबी शायर हैं, उनके बेटे, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इनके और भी बहुत सारे लोग हैं। फराज तुमको ना ही मोहब्बतें कर फराज तुमको ना ही मोहब्बतें करनी। तो वो देखें ना, अब ये भी कितना बड़ा आलमी है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल फिर क्या है और तहरीक इंसाफ को कितने बेहतर अंदाज में चीज़ों को खोजना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बहस अब नहीं है। तहरीक इंसाफ एक बेहतर पोजीशन में बार्गेन कर रही है, वो गवर्नमेंट को टफ़ टाइम भी दे रही है, तहरीक इंसाफ पॉपुलर भी है, हुकूमत को भी टफ़ टाइम दे रही है और साथ ही साथ वो पसे पर्दा मुज़ाकरात में भी मगन है। तो इनका फिर नतीजा क्या निकलेगा? बात निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।